हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर हैं। आज हम लोग डिटरमिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में जानेंगे कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन मैंने देखा है, कई बच्चों को रहता है। तो वो कंफ्यूजन आज हम बिल्कुल दूर कर देंगे, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो रूटीन आपका स्कूल जाने का होता था वो लगभग बिगड़ चुका है। जो चाहते थे कि छुट्टी मिले, अब इतनी छुट्टियां मिल गई हैं कि झीली नहीं जा रही तो अभी पढ़ाई करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक है। एक्चुअली डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का वो पार्ट जो बिना डिटरमिनेंट के नहीं हो सकता था वो डिटरमिनेंट के बाद लगाया गया, डिटरमिनेंट के लास्ट में लगाया गया। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मिक्स पार्ट है, इसमें दोनों चीजें आएंगी। तो इसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का मतलब है कि दो तीन इक्वेशन दी होती है, उनको हमें सॉल्व करना होता है यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसमें कई चीजें आती हैं कि हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के बताएं कि सिस्टम की यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम कुछ चीजों का यूज करके पूरी कैलकुलेशन ना करके हम पहले क्या बता सकते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखिए, कंसिस्टेंट में दो चीजें आ जाएंगी, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। अब यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसको पूरा सॉल्व करके इनवर्स मैट्रिक्स से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के हम ये स्टेटमेंट बताएं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। आपके जो मैट्रिक्स में अगर सबसे बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पे बन सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो दोनों का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दो टाइप की इक्वेशन आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल आपके इस एनसीईआरटी में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन होमोजीनियस की इक्वेशन दे रखी है, अगर आर डी शर्मा की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है। हल्का सा यहाँ डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक वर्ड होता है सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस। पता चला दोनों अपोजिट है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। अब डिफरेंस क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर एक वेरिएबल की पावर सेम होती है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं आता है जिसमें वेरिएबल की पावर कम होगी या ज्यादा होगी। अब इस एग्जांपल को दे लीजिए, ये नॉन होमोजीनियस कैसे है? यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल तो खत्म हो गया। नहीं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है, तो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर एक वेरिएबल की पावर हर एक टर्म में, ये कह सकते हैं हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे 3 टर्म दे रखे थे, तीनों में वेरिएबल की पावर सेम थी, लेकिन चौथे टर्म में पावर कम होगी, तो ये नॉन होमोजीनियस। आपके सिलेबस में ये होगा कि नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस चेक करने का फंडा क्या होता है कि हम फंक्शन, मान लिया कोई एक्स वाई का फंक्शन है, हम करते क्या है कि उसमें x की जगह लेमडा x रखते हैं और y की जगह लेमडा y रखते हैं, तो फाइनली हमारा लेमडा कॉमन आ जाना चाहिए और x y बचना चाहिए। इस टाइप का कुछ हम करते थे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप छोटा सा एग्जांपल लेके अगर हम आपको समझाएं कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या होता है। अगर हमने एक इक्वेशन लिख दी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है, 0 हटा दें, अगर हम fx लिख दें तो x y एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और एक हम फंक्शन लिखे दे रहे हैं fx x y x स्क्वायर प्लस y। ठीक है, अब सोचिए अगर आप इसमें x की जगह, करना क्या होता है हमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस चेक करने के लिए x की जगह लेमडा x रखते हैं और y की जगह लेमडा y रखते हैं, तो पूरा लेमडा कॉमन आ जाना चाहिए और पावर कुछ भी हो, लेमडा की हो सकता है, लेमडा स्क्वायर लेमडा क्यूब कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे x y पूरा y फंक्शन आ जाना चाहिए, कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए x की जगह लेमडा x रखें और y की जगह लेमडा y रखें, तो क्या चेंजमेंट हो रहा है, यहाँ हो जाएगा लेमडा x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लेमडा y का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर, और अगर आप लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये वैल्यू देखिए प्रूव हो गई कि ये जो फंक्शन है हमारा वो होमोजीनियस इक्वेशन है। अब देखिए पूरा जो वेरिएबल रखा था वो कांस्टेंट कॉमन आ गया, लेकिन अगर आप यही चीज इसमें करें तो आप x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y रखेंगे, यहाँ हो जाएगा लेमडा x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स y। अब जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा y। अब जब आप कॉमन ले रहे हैं तो सिर्फ लेमडा कॉमन आएगा और यहाँ लेमडा x स्क्वायर बच जाएगा, ये y हो जाएगा। अब आप ये fx नहीं बचा है, देखिए fx तो सिर्फ इतना था ना, fx में x स्क्वायर y स्क्वायर था, लेमडा तो कहीं था ही नहीं, तो ये फंक्शन चेंज हो गया। तो आप इस सिचुएशन में नहीं लिख सकते, तो ये नॉन होमोजीनियस है। और लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब एक ही पावर होनी चाहिए। इनमें देखिए हर एक में एक ही पावर दे रखी, इसीलिए लीनियर वर्ड यूज किया गया। हमने सिर्फ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस समझा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होंगे हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम रहेगी। इवन आप ऐसे लिख देते हैं, अगर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा देते तो भी होमोजीनियस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और इन दोनों की पावर का सम भी 2 है। अब आप देखिए लेमडा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा x, यहाँ पे वैल्यू आएगी लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। अब अगर आप लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेते तो यहाँ ये वैल्यू बच जाती और वो देखिए एफ एक्स के इक्वल एक्स वाई के। तो ये सिचुएशन है कि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर या उनकी पावर का सम सेम होना चाहिए, तो वो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती है। और अगर पावर ऊपर नीचे हो रही है तो वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो पावर 1। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या है, लीनियर इक्वेशन ही तो है हमारी। सर्कल क्या है, सर्कल में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसमें पावर 2 आ जाती है, तो वो सब लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन अलग वर्ड है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस अलग वर्ड है। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस चेक करने का ये फंडा होता है कि आप सिंपल वेरिएबल की जगह लेमडा एक्स लेमडा वाई, अगर एक ही वेरिएबल दे रखा है तो लेमडा एक्स रखिए, वो वेरिएबल पूरा कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और हमारा पूरा फंक्शन एज इट इज मिल जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नॉन होमोजीनियस है। कितना क्लियर है? तो ये बात थी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। अब हम अपने मेथड पे आ जाते हैं जो हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे। अच्छा, इसको नॉन होमोजीनियस कैसे बनाते हैं? इसमें अगर आप ये 0 करते हैं तो हर एक में देखिए इनको हम अगर ऐसे लिख देते a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। हर एक में देखिए यहाँ पे कह दीजिए तो कोई नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते थे ना x की पावर 1 इंटू 0 x y z, कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ से देखिए अब अगर आप लेमडा रखेंगे तो हर एक लेमडा कॉमन आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये होमोजीनियस इक्वेशन, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम है। तो ये बात होगी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे बेसिकली 2 तरीके होते हैं। ये तो आपने बहुत पहले भी किया होगा ना, 3 वेरिएबल दे रखे हैं और 3 जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होती है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप x एलिमिनेट करिए, y एलिमिनेट करिए और z की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन में रख के x y z निकाल लेते हैं। वो आपका अलजेब्रिक मेथड है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, फिर दूसरा एलिमिनेट करके एक वैल्यू आ जाएगी, फिर रख के दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर रख के तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिक मेथड होता है। लेकिन इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके ही निकालना है, तो आप वो मेथड मत अप्लाई करिए। दूसरी बात ये होगी, अब इनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेगी ना। ये तो हमारी इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स कैसे बनती है, सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन दे रखी है और भी नॉन होमोजीनियस है, इनका सोल्यूशन करना है। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स में तो बदले, ठीक है। तो मैट्रिक्स में बदलने के लिए आपको करना है क्या, सिंपली इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहले कांस्टेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो कांस्टेंट क्या है, एक्स वाई जेड के कांस्टेंट दे रखे हैं, तो a1 फिर क्या है b1 c1। देखिए पहली लाइन हो गई। दूसरी क्या है a2 b2 c2। तीसरी लाइन क्या है a3 b3 c3। मल्टीप्लाई में क्या था x y z, इक्वल में क्या है d1 d2 d3। आप देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही हमने क्या किया, बस इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, तो वापस से भी तो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम कुछ भी लिख दें। आप अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो ये a1
ये B1 और ये C1 इस पे जाएगा और मल्टीप्लाई हो गए किसके इक्वल आएगा, D1। तो भाई इक्वेशन बन जाएगी। अरे कितना क्लियर है। और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता है। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट दिस मैट्रिक्स एज ए, दिस मैट्रिक्स इनटू में कोई कैपिटल एक्स वेरिएबल है, इसलिए हम कैपिटल वेरिएबल ले ले रहे हैं, और ये कोई मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स के नाम है इसलिए कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, हमारी इक्वेशन आ रही है a इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। ये एक इक्वेशन बन रही है। अब इसमें हमें निकालना क्या, देखिए ए मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, नंबर्स में एक्स वेरिएबल है, हमको तो एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए इसको उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन आप मैट्रिक्स में ऐसे कलाकारी वाले काम मत करिए कि हमने इसको सिंपली डिवाइड कर दिया। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। आपको ए हटाने के लिए डिवाइड नहीं करना होता है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना होता है। और पहले दे रखा है तो प्री मल्टीप्लाई कराएंगे, बाद में दे रखा होता है तो पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए तो प्री मल्टीप्लाई करा दो, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। तो जब आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा दोगे इस सिचुएशन में, तो वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। मन में ख्याल आ रहा होगा कि पोस्ट से क्यों नहीं कराया। अगर आप पोस्ट से कराते तो ए इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स आता और ये वैल्यू आती है डी इंटू ए इनवर्स। हमें तो एक्स निकालना था, हमें तो इसको हटाना था, आपने तो एक और नई मैट्रिक्स डाल दी। सिचुएशन से अब ये नहीं हट सकते। हाँ यहाँ पे हट जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कराने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। आप प्रॉपर्टीज देखिए जाके पीछे, तो यहाँ पे जब आप ए सिंपल सा है, अगर आप 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपली 1 ही तो मिलेगा। लेकिन मैट्रिक्स के टर्म में 1 नहीं लिखते, हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू आ गई ए इनवर्स इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अब सारा कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी का जो झामा है वो यहीं से आता है। जरा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि x है क्या एक्चुअली में। ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स भी बता रखा है पीछे एक्सरसाइज में, देखिए जाके ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू डी। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये ठीक है। क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू डी अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो अब सारी इक्वेशन कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी यहीं से पता चलती। अब आप एक चीज बताइए, अगर हम कोई चीज लिख दें कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, या कुछ भी लिख देते हैं, चलिए ऊपर भी कोई चीज ले रहे हैं 5 अपॉन में x, ठीक है। तो आप बताइए क्या x 0 हो सकता है, क्या x 0 पे ये वैल्यू डिफाइंड होगी। तो यहां पे पता चलता है कि अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है fx अपॉन में gx, आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ते होंगे कुछ कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी होती है साइड में मेंशन कर देते हैं कि gx क्या नहीं भैया 0 नहीं है। अब देखिए आप मैथ में जब क्वेश्चन लगाते हैं ना तो ऐसी सिचुएशन आती होगी कि हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 कुछ इस फॉर्म में, और नीचे लिख दिया x और साथ में मेंशन कर दिया x की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया नीचे 0 हो जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो गई, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अपॉन में 0 ऊपर कोई भी नंबर आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। इस सिचुएशन में हमें पता चला कि भैया नीचे इसी को पकड़ना पड़ेगा, यही आपको सारी कहानी बताएगा कि सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने से बेटर है कि अगर हम पहले यही चेक कर ले, हमको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन किस टाइप के आने वाले हैं। अगर इतना क्लियर है तो आप चलिए इस पे अपना डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए हमारा x की वैल्यू कितनी आई थी, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। x की वैल्यू आई थी हमारी एडजॉइंट a इंटू डी अपॉन में डिटर्मिनेंट। एक्चुअली ये इनवर्स है इंटू डी, सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, मैंने ए इनवर्स एक्सपेंड कर दिया है। तो यहां से हमें सारी कहानी पता करनी है। कैसे पता चलेगा, देखिए जरा। अब डिटर्मिनेंट ए पे सारी कहानी लिखती है, क्योंकि अपॉन में कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि अपॉन में 0 ऊपर कोई भी नंबर तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां से 2 कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है कि भैया डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 हो सकता है,
या फिर डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 नहीं हो सकता है। 0 नहीं होने का मतलब क्या है भैया, ये नंबर लाइन पे ये 0 होता है, ये 1 2 3 और इधर क्या होता है -1 -2 -3। कहने का मतलब अगर वो 0 नहीं है तो वो इस साइड कोई भी नंबर हो सकता है, इस साइड भी कोई भी नंबर हो सकता है, यानी प्लस में कोई नंबर आएगा या माइनस में कोई नंबर आएगा। अब यहाँ पे ये मत कहिए सिर्फ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हम एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं कि वो 0 नहीं होगा या तो 0 होगा। कोई क्वांटिटी क्या होती है, या तो वो 0 होगी या नहीं होगी। नहीं होने का मतलब कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, तो वो प्लस में कुछ भी हो या माइनस में कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है, ऊपर कुछ भी हो, अगर वो 0 नहीं है, मान लिया नीचे 0 नीचे 3 है और ऊपर 0 आ गया, तो 0 भी एक सोल्यूशन होता है, एक तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है ना, तो हाँ यूनिक सोल्यूशन है। दूसरी चीज अपॉन में 5 है, अपॉन में 3 है, हाँ ठीक है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है। और कैसे सोल्यूशन आएंगे, आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इतना क्लियर होना चाहिए। इसका पार्टीशन कर दीजिए, आप बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चला कि अपॉन में जो क्वांटिटी है वो है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक का मतलब है एक ही, x की वैल्यू एक, y लीनियर है भैया, एक ही एक वैल्यू आएंगी ना। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा होता तो आपको मोर देन वन सोल्यूशन मिलते, लेकिन अभी हम फिलहाल यूनिक सोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन की बात हो रही थी, तो एक ही एक वेरिएबल की वैल्यू एक ही एक आनी चाहिए और एक ही एक वैल्यू आएगी। अब जरा इस पे आ जाते हैं। अगर आपने लिमिट पढ़ी होगी ना तो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। अगर सिंपल ये 0 हो गया, आप नहीं बता सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये क्या हो गया, अभी तो हमने कहा था कि अपॉन में 0 तो सिंपल अनडिफाइंड हो गया, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने लिमिट पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो आप लिमिट देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया 11th का चैप्टर, उसमें मैंने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझाया है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है, आप इधर देखिए, अपॉन में 0 है, ठीक है, हमें पता है ऊपर कोई भी हो तो वैल्यू क्या आती है, इसको हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं इनफाइनाइट है, एक्चुअली होता है अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट क्या होता है आपके टर्म्स में, इनफाइनाइट है क्या? इनफाइनाइट हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिफाइन नहीं कर सकते वो चीज अनडिफाइंड है, तो एक्चुअली में इसको अनडिफाइंड पढ़ना चाहिए। ये वो नंबर है जो डिफाइंड नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और अनडिफाइंड में डिफरेंस होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अनडिफाइंड है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नंबर है। इनडिटर्मिनेंट में क्या है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यूज आ रही, लेकिन आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ये वैल्यू भी सही है, ये वैल्यू भी सही है, ये वैल्यू भी सही है। उस सिचुएशन को इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। अभी देखिए आप वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। ये तो अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट जो भी आप कहना चाहें, और ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर हो, या आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, नीचे कोई भी नंबर हो तो हम सिंपली क्या लिखते हैं 0। और अगर इस फॉर्म में दिया हो 3/3 तो वैल्यू क्या आ जाती है, कोई भी अगर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट करके हम क्या लिख देते हैं 1। आप सोचिए अगर हम ऐसे लिख दें भैया 0/0, ठीक है, ये भी तो सिचुएशन, अगर आपने लिमिट पढ़ी होगी तो ये आपको समझ में आ गई, ये चीज आपने देखा होगा, लिमिट में जनरली आता है, तभी तो हम लिमिट सॉल्व करते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब इसमें क्या होगा कि कोई बच्चा क्या कहेगा, कोई बच्चा कहेगा सर हम ऊपर 0 है तो नीचे तो देखेंगे नहीं, नीचे कोई, आपने क्या कहा कि ऊपर 0 नीचे कोई भी क्वांटिटी हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। किसी बच्चे ने कहा सर नीचे 0 है ऊपर कुछ भी हो तो अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको हम इनफाइनाइट पढ़ते हैं। किसी ने बच्चे कहा सर अगर क्वांटिटी सेम है तो कैंसिल करके 1 लिख देते हैं। देखिए तीनों ने लॉजिक दिए, तीनों के आंसर सही हैं, तीनों ने अपने हिसाब से आंसर दिया है। और वो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, वो उस नजरिए से सोच रहा है, वो उस नजरिए से सोच रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए वो भी कह रहा है सही है, क्वांटिटी सेम है कैंसिल करके 1 ला सकते हैं। वैसे ये दोनों तो बहुत 100% श्योर लॉजिक है। ये हो सकता है किसी को डाउट हो कि 0 कैंसिल करके 1 नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये तो आप 100% मान लीजिए कि अपॉन में 0 हमने क्या कहा, अपॉन में 0 ऊपर कोई भी क्वांटिटी अनडिफाइंड और ऊपर 0 नीचे कोई भी क्वांटिटी 0, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं ना। लेकिन अगर आप किसी नंबर को काटोगे, मान लिया हमने लिखा है
6/2, तो आंसर सिर्फ एक ही मिलता है। ऐसा तो नहीं 3 भी आता है, -3 भी आता है या -6 भी आता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो ये 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, 3 आंसर क्यों आ रहे हैं? तो आप डिटरमाइन कौन सा कर पाओगे, कौन सा आंसर सही है? लॉजिक सारे सही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि सिंपली नीचे 0 हो गया, हम नहीं बता देंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आप बारीकी से समझिए क्या कह रहे हैं। तो हमें ऊपर वाले को भी चेक करना पड़ेगा, अगर नीचे 0 है तो ऊपर वाले को भी चेक करेंगे हम, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो भैया अब इस चीज में हमें फिर से आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमको चेक करना पड़ेगा कि ऊपर की क्वांटिटी क्या है, कहीं 0/0 तो नहीं हो रहा है, या सिंपली ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा ना। कैसे चेक होगा? ऊपर की क्वांटिटी क्या है, ऊपर की क्वांटिटी क्या है, एडजॉइंट है। तो अब हम चेक करेंगे कि भैया एडजॉइंट ए इंटू डी की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए इंटू डी की वैल्यू क्या है। अब फिर भैया कोई भी क्वांटिटी क्या हो सकती है, या तो वो 0 होगी या तो वो 0 नहीं होगी, ठीक है। दो ही चीजें हो सकती है ना। अब सोचिए, अब ऊपर 0 नहीं है लेकिन नीचे 0, ऊपर 0 नहीं है नीचे 0 है, तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। यहां पे क्या हो गया, सिस्टम कैसा हो गया, अनडिफाइंड, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। चीज को समझिए क्या कह रहे हैं, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। अब याद रखने में कंफ्यूजन होगा, पहले इस चीज को भी समझ लीजिए। ऊपर 0 नहीं नीचे 0, ये तो पता है ना, ऊपर 0 नहीं नीचे 0 है, तो सिंपली अनडिफाइंड होता है। अब ये सिचुएशन आ गई, ऊपर 0 नीचे 0, तो इसमें 3 केस आते हैं ना, एक 0, एक अनडिफाइंड और एक 1। तो ये तो डिफाइंड है, लेकिन ये अनडिफाइंड वाला केस भी तो है इसके अंदर। तब यहां से क्या होता है, सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये वाली सिचुएशन भी तो होती है, ये वाली देखिए, जब अनडिफाइंड आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो जब 0/0 के केस में ये वाला भी तो एक केस होता है ना, अनडिफाइंड आता है। तो इसीलिए जब ऊपर नीचे दोनों पार्ट 0 हैं तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब इन चीजों को याद कैसे रखना है, ये सारी चीजों में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर समझते हैं। सिस्टम में इक्वेशन दे रखी थी, बिल्कुल दे रखी थी। अब हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, सारे कांस्टेंट। एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जामिनर जानबूझ के इनका ऑर्डर चेंज कर देता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मान लिया हमने ऐसे लिख दिया है क्वेश्चन कि 2x - 3y = 2, ये 2 मतलब सेकंड ऑर्डर, मतलब 2 ही वेरिएबल की ले रहे हैं, 3 वेरिएबल की थी, और हमने लिख दिया 5y - x = 5। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल मतलब जोश में देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया और सिंपली लिख दिया 2 - 3 5 - 1 और x y लिख दिया और इधर लिख दिया 2 5। क्वेश्चन आपने गलत छापा है भैया। छपाई भी अच्छे से करिए ना, ये थोड़ी नहीं कि मशीन है हम छापे दे रहे हैं, आप मशीन नहीं है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x का वेरिएबल, यहाँ पे y का वेरिएबल, तभी तो मल्टीप्लाई कराओगे x y के साथ आएगा। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x के साथ चला जाएगा, ये y के साथ, तो गलत कर दिया, ये तो y के साथ था 5। तो जब आप लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है, हम x y लिख रहे हैं तो x का कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट 5 है भैया। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये काफी बच्चों ने गलती करी है और काफी बच्चे बाद में आके बोलते हैं कि सर ऐसी गलती हो गई, और वो भी फाइनल एग्जाम में। तो वो गलती मत करिएगा। अगर x y z दे रखा है तो सीक्वेंस बहुत ध्यान में रखते हो कि x y z क्वेश्चन में कभी कभी इनका सीक्वेंस उल्टा से उल्टा दे रखा होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। x y z है तो अगले में भी x y z के वेरिएबल ही सीक्वेंस में आने, x y z x y z x y z। ऐसा ना हो कि x y z दिया था और उधर y z x दे रखा था, लेकिन आपने छाप ऐसे दिया और आपने पूरी मेहनत करके पूरा लंबा सा क्वेश्चन सॉल्व करके खुशी खुशी बाहर निकले और पता चला आपने गलती करी। आंसर सही था, क्वेश्चन सही था, लेकिन आपने लिखा गलत है, वो भी मैटर करता है। तो ये जो डाउट है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। और हम उस टाइप क्वेश्चन भी करेंगे कुछ जिनमें उल्टा पुल्टा ऑर्डर दे रखा होगा। अभी फिलहाल इनको याद कैसे रखना है, ये दिया हमने, ये छापा, देखते हुए सीक्वेंस वाइज x y z, फिर मल्टीप्लाई करा x y z
वेरिएबल लिखा और ये इसको हमने a माना, इसको x और इसको t, क्योंकि कांस्टेंट दे रखे हैं। अब हमको x निकालना है, तो अब देखिए वैसे आपको पूरा ये हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी याद रखिए क्वेश्चन में आप लिख देंगे तो और अच्छा रहता है। इनको मानने के बाद 3 मल्टीप्लाई करा दिया a इनवर्स से, तो ये तो खत्म हो गया, i 1 होता है सिंपली, तो ये x की वैल्यू a इनवर्स d, और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख दिया। तो ये इक्वेशन 1 डाल के आप छोड़ सकते हैं। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पूछ रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना था, हमको x y z निकालना है, तो हमें यहां तक आना है और इसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल कर लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। अगर सिंपली पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको सिंपली क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद आप बता देंगे अगर वो 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। अपॉन में 0 नहीं है, अपॉन में 0 नहीं है तो हमें ऊपर चेक ही नहीं करना भैया, ऊपर कुछ भी है, 0 भी है, क्या फर्क पड़ता है, 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब 0 x y z 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपॉन में 0 नहीं है तो सिंपल सा भैया ऊपर कुछ नहीं चेक करना है, ठीक। दूसरी बात, अगर अपॉन में 0 है तब हमको देखना है ऊपर, क्या ऊपर भी 0 है, तो दो ही केस होंगे, या तो ऊपर 0 होगा या नहीं होगा। अगर ऊपर 0 नहीं है तो सिंपल इनकंसिस्टेंट है। एक चीज और, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ही यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। हर चीज क्लियर रखिए माइंड में, देखिए कॉन्सेप्ट मैटर करता है। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आए आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जितनी वैरायटी के क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा इंप्रूव होता चला जाता है। अभी क्या है, अगर नीचे 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऊपर चेक नहीं करना है। अब नीचे 0 है तो केस होता है, क्या ऊपर 0 है, अब नीचे 0 है तो हम चेक करेंगे क्या ऊपर भी 0 है। तो 0/0 में कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी होता है, मैंने बता रखा है। और अगर ऊपर 0 नहीं है तो सिंपल वही वाला केस हो गया कि नीचे 0 है ऊपर 0 नहीं है, कोई नंबर है, तो वो सिंपल इनकंसिस्टेंट होता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आई होप इतना क्लियर है। तो ये मैट्रिक्स का कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट था, इसको आप नोट कर लीजिए, इसी पैटर्न में नोट कर लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी हम कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम छोटा एग्जांपल लेंगे फिर हम एक और बड़ा एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए हम 2 ही एग्जांपल बहुत रहेंगे, फिर आगे हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो एक्सरसाइज आपकी जो 4.6 है उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल 2 एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखी है, 2 वेरिएबल है। हम तो सिंपल भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको कभी डाउट हो, ठीक है, तो आप 2 इक्वेशन को तो सिंपल अपने आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है। आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो अदरवाइज इतना फालतू एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। इसको पहले मैट्रिक्स में चेंज कर लें। तो मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, x और y कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, हाँ x का ये है और y का ये कोफिशिएंट है। कहीं उल्टा दिया होता तो आपको ध्यान से लिखना है। इनटू में ये x और y के कोफिशिएंट थे और इक्वल क्या है, ये 1 है और ये 7, ठीक है। तो हम इसको a लेट करते हैं, इसको x लेट करते हैं और इसको d लेट करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करा देते हैं a इनवर्स से। हम अब लिख नहीं रहे बार बार, तो x की वैल्यू क्या आती है, a इनवर्स इंटू d, या x की वैल्यू क्या आ जाती है, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट a इंटू d। ये इक्वेशन बना, यानी हमें एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि पता तो चल जाए कि एग्जिस्ट करता है, मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा तो हम ना हो कि 0 और हम फर्जी कैलकुलेशन कर पड़े। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट a कितना आएगा, सिंपली इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेना, ये हटा के और निकाल देना। कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना है तो 4 और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना है माइनस का 15। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप डिटर्मिनेंट की स्टार्टिंग से एक्सरसाइज देखिए, मैंने पूरी एक्सरसाइज विद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 11। आई होप इतना क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब अपॉन में जीरो नहीं है तो ऊपर चेक ही नहीं करना भैया, कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन आएगा, बस हमको वो निकाल लेना है क्योंकि हमको सॉल्व करना है। अब उसके लिए हमें एडजॉइंट पता होना चाहिए और 2x2 का एडजॉइंट बहुत इजीली निकलता है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, मैंने बता रखा है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप प्रीवियस वीडियो देखिए जाके। यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे तो ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर डायगोनल के साइन चेंज कर दो तो ये -5 ये -3, ये डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है। 2x2 में मेथड लगाना है। अब इसमें साथ देखिए हमें डिटरमिनेंट पता चल गया, ये पता चल गया, डी पता है, तो इसमें पुट कर दो जाके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ए, पहले 1 में क्या है डिटरमिनेंट है तो 1 में माइनस का 11 और ये वैल्यू है 2 -5 -3 2 इंटू ये दोनों वैल्यूज रख दी हमने। इसको हम 1 में लिख सकते था, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं। तो वही हमने ये 1 में डिटरमिनेंट है, ए है और डी हमारा वो दे रखा था 1 और 7 और x हमारी क्या है xy, सिंपली इक्वल करा देना है मल्टीप्लाई करा के। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हमको पता है, जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लिकेशन में भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये 2x2 है, ये 2x1 है, हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये दोनों सेम है। तो अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको उठा के इस पे रखना है, तो ये 2 1 पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 35, ठीक है, 5 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये प्लस का 14 हो जाएगा। है वो कितना क्लियर है? तो ये फाइनल कितना दे रहा है, -1 में 11 बाहर है और ये वैल्यू हो जाएगी -33 और ये वैल्यू हो जाएगी 11। जनरली ऐसा होता है कि जो नीचे है उसी के फैक्टर आते हैं ताकि कैंसिल होकर सिंपल वैल्यू मिल जाए। बहुत रेयर केस होता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे होता है जिनमें नहीं आता, जिनमें 3/2 1/2 4/5 इस टाइप के आंसर आते हैं x y z के। तो जब आप कंपेयर कराओगे x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/11 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वैल्यू हो जाएगी -+33/11 और ये हो जाएगा 11/11 माइनस। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और 1 माइनस का। अब जब आप कंपेयर कराओगे मैट्रिक्स इक्वालिटी पड़ी है तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। सिंपल करना क्या होता है, मैट्रिक्स लिखी, ध्यान से इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, मैट्रिक्स लिखने के बाद x इसको रोक लेना है और a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करा के ये फॉर्मूला को लिख के इक्वेशन बना देनी है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, डी आपको पता होता है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देने, इक्वल करा देंगे तो z की वैल्यू आ जाती है। आई होप इतना क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल हम 3x3 का ले लेते हैं, तो हमारे 2x2 और 3x3 के एक एग्जांपल हो जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक 3x3 का एग्जांपल ले रखा है तो पहले हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, x y z की कोएफिशिएंट है तो x y z क्या दे रखा है 3 -2 और 3। ये x और y z के, अगर y z x लिखेंगे तो हर एक में y z x आना चाहिए। फिर x का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे y दे रखा है, आप सिंपली 1 2 -1 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा बच्चे, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या दे रखा है, x y z का लिखा है, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का भैया -1 है। आई होप इतना क्लियर है। नीचे आ जाइए, देखा x दे रखा है तो x का कोएफिशिएंट 4 है, ये y नहीं है, ये y है, तो वो कितना है -3 और z का कोएफिशिएंट कितना है 2। आई होप इतना क्लियर है। तो x y z के कोएफिशिएंट दे रखे थे, मल्टीप्लाई में क्या है x y z था और इक्वल में कांस्टेंट क्या है, वो है हमारा 8 1 4, ठीक है। तो वही पूरा प्रोसेस है, हम डायरेक्ट आप a x b लेट करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ये a मानते हैं हम, इसको x मानते हैं और इसको d मानते हैं। तो हमारा फॉर्मूला x की वैल्यू क्या आती है, a इनवर्स को हम एक्सप्लेन करके लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट a इंटू में d आता है फॉर्म में डिटरमिनेंट, ये इक्वेशन 1 है। हमें सिंपली एडजॉइंट निकालना है और d से मल्टीप्लाई करा देना है, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट a
हमने बता रखा है। अब ये 3 है तो 3 मल्टीप्लाई में, और ये प्लस का होगा तो ये उसी रो और कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, 2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और होता है तो -3। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर देखिए जाके। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका सम देखिए ऑड आ रहा है तो माइनस आता है, माइनस और ये माइनस का 2 है तो +2 हो जाएगा। अब उसी के रो उसी के कॉलम कैंसिल, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4 देगा और इसका माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि सम हमारा इवन है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस से, लेकिन ये माइनस है तो -6 हो गया और इसका मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो ये -4 हो गया। अभी देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही, -1 और इससे मल्टीप्लाई होकर -3 दे देगा, ये 4 4 8 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 दे देगा और ये 6 और 4 10 -30 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस का 14 बचेगा और माइनस का 14 और 3 माइनस का 17, तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हमें ऊपर चेक ही नहीं करना है कि वो 0 होगा कि नहीं होगा, फला 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 जो भी है। अगर वो नीचे 0 आ जाता तो हम चेक करते कि ऊपर भी क्या 0 है, ऐसी सिचुएशन में चेक करते हैं। अगर नीचे 0 ही नहीं है तो ऊपर चेक ही नहीं करना भैया, ठीक है। अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट निकलने का सिंपल क्या है, कोफैक्टर निकालना है और कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेना है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, एडजॉइंट पता चल जाएगा। सिंपल इस फॉर्मूले में रख देंगे आके हमारा सारा काम हो जाएगा। कोफैक्टर कैसे निकालता है, हमने सारे कोफैक्टर लिख दिए हैं 1 1 1 2 1 3 और साइन भी हम पहले लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 1 1 देखिए अभी हमने निकाला, ये एक्चुअली 1 1 ही था। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई है -3, वैल्यू कितनी आ रही थी -1, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई -1, देखिए -1 नहीं आ रहा। फर्स्ट रो वाले एक्चुअली कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सब उसके कोफैक्टर ही होते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। डिटरमिनेंट आता है अगर किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, और अगर उसी किसी भी रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 होता है। एक्सटेंड कर रखा है विद प्रूफ। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ही तो ये है, कैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू कितनी आती है 8 और बाहर माइनस हमने पहले लगा रखा है तो हमें साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, -6 -4 -10 आएगा तो वैल्यू आएगी -10। अभी क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -4 आएगा और इसका माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस +9 आ जाएगा। देखिए इस ये और ये कैंसिल हो गई है, ये कैंसिल होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा और इसका माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस +9 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो वैल्यू हो जाएगी -5। देखिए साइन हम इसीलिए पहले लिख लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है मेरे हिसाब से। आप जैसा प्रेफर करें आपके ऊपर है। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम ये कैंसिल है, कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 तो -6 आएगा। अभी क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भैया -9 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो -8 हो जाएगा, माइनस का 1 आ रहा है और ऑलरेडी माइनस है, माइनस का 1 आ रहा है, ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस हटा देगा वैल्यू 1। यहाँ पे देखिए अभी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट बचेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर -3 तो -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगा -3 देगा, ये मल्टीप्लाई होगा -6 दे देगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है,
थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है कि आपने माइनस लिख रखा था, हम तो पेन से लिखेंगे, आप तो इजिली इरेज कर दे रहे हैं, तो ये भी इजी है बच्चे। यहाँ पे -9 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर 3 रहेगा और ये माइनस से माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 7, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होता है, सिंपली इसका ट्रांसपोज लेना होता है। पहले आप कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख लो, मेरे में आप जगह की थोड़ी सी कमी है तो हम इस मैट्रिक्स को, आप देखिए यही मैट्रिक्स हो जाती है ऐसे। अब हम इसका ट्रांसपोज लिखे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, तो एडजॉइंट कितना आ जाएगा, समझ लीजिए हमने इसीलिए सीक्वेंस में लिख रखा था C11 C1, तो इसका हमें ये रो समझ लीजिए ऐसे मैट्रिक्स में डाल दिया हमने, और बस हम इसको कॉलम में लिख देना। तो वैल्यू -1 -8 -10 आ जाएगा, ये वैल्यू है -5 -6 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू है -1 9 और 7 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दिया, वरना कोफैक्टर में पहले इसको लिखते C हटा के फिर ट्रांसपोज देते। अब हमें देखिए एडजॉइंट निकाल लिया था हमने, डिटरमिनेंट हमने पहले निकाल लिया था, अब इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख दिया, तो 1 में डिटरमिनेंट A, एडजॉइंट A और D की वैल्यू रख दी। अब सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी तो सॉल्यूशन निकल पाएगा। 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम सिंपली मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो -1 में 17 है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हम इधर लिख रहे हैं, -8 -5 -4, देखिए 8 आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस का 17। मैंने बताया था जनरली उसी के मल्टीपल में आते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है 2-3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर 2/3 1/3 अगर मल्टीप्लाई में नहीं आता बट आपकी कैलकुलेशन आपने 100% सही करी है तो घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा फैक्टर नहीं होते, कभी कभी मल्टीप्लाई में नहीं आते, कभी कभी पूरा डिवाइड नहीं होता है, 2/3 1/3 इस टाइप के भी आंसर आ जाते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब देखिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगी -64, 8 से -6 और ये हो जाएगी प्लस का 36। तो जब आप ये करेंगे देखिए 30 प्लस का और ये 34 माइनस का 34, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, ये 29 है, 29 इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1 बचेगी, और यहाँ पे 7 5 माइनस का 51 अब देखिए सारी चीजें क्लियर है। अब अगर -1/17 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये 2 और ये 3, और ये किसके इक्वल था, x का, यानी कि x y z किसके इक्वल है, 1 2 3, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3, तो हमारा सोल्यूशन भी आ गया। आई होप इतना क्लियर है। तो ये 2 ही एग्जांपल अभी हम करा रहे हैं, आगे हम अपनी पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे 4.6। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, वरना वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, वैसे भी आप लोग पूरी बहुत कम देखते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लीज पूरी वीडियो वॉच किया करिए। अब आप स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कोई आप मनोरंजन की टीवी देख रहे हैं जो आपको हंसाया भी जाए रुलाया भी जाए। जब सिचुएशन आती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसे बच्चों के कमेंट आते हैं तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे तो हंसी भी आएगी, लेकिन फिलहाल आप पढ़ाई करिए और पूरी वीडियो देखा करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.6 पे मूव करेंगे, फिर हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।